नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा के 7 राज्यों के 27 सीटों के लिए मतदान आज। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में मुकाबला दिलचस्प। जयराम रमेश, वेंकैया नायडू, बीरेंद्र सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला। विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य के सीवेज प्लांट में जहरीली गैस का रिसाव। एक नौसैनिक समेत 2 की मौत। नौसेना ने दिए जांच के आदेश। उड़ता पंजाब में बेवजह काट छाट पर हाईकोर्ट का एतराज। कहा दर्शक समझदार। सेंसर बोर्ड का पंजाब को बदनाम करने की साजिश का आरोप। सोमवार को हाईकोर्ट का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने गंवाया जर्मनी को हराने का मौका। मुकाबला 3-3 से ड्रॉ। आज ब्रिटेन से मुकाबला। और महान मुक्केबाज मोहम्मद अली को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ा। इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और आइए अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। 7 राज्यों में राज्यसभा की 27 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड और उत्तराखंड में तय सीट से ज्यादा उम्मीदवार होने की वजह से मतदान की जरूरत पड़ी है। 7 राज्यों से राज्यसभा की सीटों के लिए आज होने वाले चुनाव में कुछ सीटों पर मुकाबला रोचक हो सकता है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा की कुछ सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हैं। उत्तर प्रदेश की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति महापात्रा ने आखिरी वक्त में पर्चा भरा। प्रीति को बीजेपी समेत कई निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। इससे चुनाव की नौबत आ गई। कांग्रेस उम्मीदवार कपिल सिब्बल को भी जीतने के लिए अतिरिक्त वोटों की जरूरत है और उन्हें बीएसपी के अतिरिक्त वोट मिलने की उम्मीद है। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने जयराम रमेश, ऑस्कर फर्नांडिस और राममूर्ति को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने निर्मला सीतारमण और जेडीएस ने BM फारूक को टिकट दिया है। तीनों ही पार्टी को अपने सभी उम्मीदवार जिताने के लिए अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी। राजस्थान में भी 4 सीटों के लिए मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी ने यहां संसदीय कार्य मंत्री M वेंकैया नायडू समेत 4 उम्मीदवारों को उतारा है। निर्दलीय उम्मीदवार कमल मोरारका को कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी और कुछ निर्दलीय समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार मोरारका दोनों को जीत के लिए अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। मध्य प्रदेश की 3 सीट के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने MJ अकबर और अनिल माधव दवे को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने विवेक तन्खा को उतारा है। बीजेपी एक निर्दलीय उम्मीदवार विनोद गोटिया को भी समर्थन दे रही है। वहीं BSP ने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान किया है। हरियाणा में 2 सीटों के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह को उतारा है। पार्टी G समूह के सुभाष चंद्रा का भी समर्थन कर रही है। वहीं INLD ने वकील RK आनंद को मैदान में उतारा है। इससे दूसरी सीट के लिए मुकाबला तय है। झारखंड में भी दूसरी सीट के लिए मुकाबला दिलचस्प रहेगा। वहां एकजुट विपक्ष सत्तारूढ़ बीजेपी के गणित को बिगाड़ सकता है, लेकिन बीजेपी के पहले उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का जीतना तय है। उत्तराखंड में 1 सीट के लिए चुनाव होना है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप टम्टा आसानी से जीत सकते हैं, जिन्हें अपनी पार्टी के 26 वोटों के अलावा सहयोगी PDF से भी समर्थन का भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 13 सीटों पर कल हुए चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इनमें समाजवादी पार्टी के सभी 8 उम्मीदवारों को जीत हासिल करने में कामयाबी मिली, जबकि BSP के तीनों प्रत्याशी जीत गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी को 1-1 सीट पर जीत मिली है। बीजेपी के दयाशंकर को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने एक ही उम्मीदवार उतारा था। वहीं कर्नाटक विधान परिषद की 7 सीटों पर कल चुनाव हुए। इनमें से कांग्रेस के सभी 4 उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। बीजेपी के भी दोनों उम्मीदवारों को जीत मिली। वहीं जेडीएस के 2 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक ही जीत पाया। कल हुए मतदान में कुल 225 में से 223 विधायकों ने वोट डाले। इनमें से 2 को अवैध करार दिया गया।
विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य से जहरीली गैस रिसने से वहां मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक नौसैन्य कर्मी है। हादसा उस वक्त हुआ जब कर्नाटक के कारवार तट के करीब जहाज में मरम्मत का काम चल रहा था। जिनकी मौत हुई है उनकी पहचान जहाज कारीगर राकेश कुमार और रॉयल मरीन के कर्मचारी मोहनदास कोलंबकार के रूप में हुई है। दम घुटने की वजह से इन दोनों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को नेवी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैस लीक वाले कंपार्टमेंट की मरम्मत की जा रही है। नौसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ट्रीटमेंट जो करने गए थे वहाँ पॉइजनस गैसेस इनहेल करने के कारण हुआ है। इट इज़ अ वेरी पेनफुल थिंग। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है, लेकिन इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द वॉर रिलेटेड इशू ऑफ विक्रमादित्य। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में अपराधियों की दहशत के चलते 250 से ज्यादा परिवारों के पलायन के मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही शिकायत को गंभीर मानते हुए उत्तर प्रदेश के DIG को जांच अधिकारियों की एक टीम गठित करके मौके पर भेजने और 2 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया है। आयोग को मिली शिकायत में कश्यप परिवार की एक महिला के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस की तरफ से अपराधियों के खिलाफ कुछ नहीं किए जाने का आरोप है। इसी तरह रंगदारी नहीं देने पर 2 कारोबारी भाइयों की दिन दहाड़े हत्या के मामले का भी जिक्र किया गया है। जब लोगों ने उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए और जिसने नहीं दिए उसको मारना शुरू कर दिया, और 10वें आदमी की सूची मैंने दी है जिनको मारा गया इसी कारण से। मैं तो आप लोगों को तथ्य दिए हैं, जाने वालों की सूची दे दी, मरने वालों की सूची दे दी। अब प्रशासन फिर भी मना करता रहा तो मैं क्या करूं। केरल में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। NGT ने राज्य में भारी और हल्के डीजल वाहनों पर रोक लगाई थी। ये फैसला राजधानी तिरुवनंतपुरम समेत कोल्लम, कोच्चि, त्रिशूर, कोझिकोड और कन्नूर के लिए लिया गया था। NGT की कोच्चि बेंच के आदेश को केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने चुनौती दी थी। 27 मई को हाईकोर्ट ने NGT के फैसले पर आंशिक रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि NGT के आदेश पर सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के विशेष मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी PMLA अदालत में विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने की गुहार लगाई है। एजेंसी ने अदालत से CRPC की धारा 82 के तहत एक आदेश जारी करने का आग्रह किया है। बैंक कर्ज घोटाला मामले में माल्या के खिलाफ ED मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी है। एजेंसी ने शुक्रवार को इसी जांच से संबंधित अर्जी दायर की है। PMLA के तहत गैर जमानती वारंट समेत माल्या के खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं। ED की अर्जी पर अदालत 13 जून को आदेश दे सकता है। माल्या के खिलाफ चेक बाउंस जैसे मामले में गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी वो वांछित हैं। एजेंसी ने अदालत को जांच की स्थिति की जानकारी दी और जांच में माल्या के शामिल होने की जरूरत बताई। एजेंसी माल्या की 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में भी है। फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है। इस मामले पर सोमवार को कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। वहीं अदालत ने सेंसर बोर्ड से इस मामले को बेवजह तूल नहीं देने की बात कही। उड़ता पंजाब फिल्म पर बॉलीवुड और सेंसर बोर्ड के बीच जंग तेज हो गई है। शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनुराग कश्यप के वकील ने बताया कि उनकी फिल्म नशे की लत के खिलाफ संदेश देती है। वहीं सेंसर बोर्ड ने इसे पंजाब को बदनाम करने की साजिश बताया। बोर्ड ने यह भी कहा कि फिल्म में कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर कैंची चलना जरूरी है। हमारी तरफ से हमने जो आर्ग्यूमेंट करनी थी कर ली है। डिस्क्लेमर हम एडिशनल डालने के लिए तैयार हैं। उसमें यही है कि हमने ड्रग अब्यूज के लिए कोई प्रोपिगेशन नहीं किया है। इनफैक्ट ये पिक्चर कड़ी निंदा करती है ड्रग अब्यूज की। तो यही हम लोग ने आर्ग्यू किया है। अभी मंडे को जजमेंट होगा और उसके बाद देखा जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बोर्ड से कहा कि आज के दर्शक समझदार हैं और उनके पास विकल्पों की कमी नहीं। कोर्ट ने विवाद को बेवजह का प्रचार बताया। वहीं सेंसर बोर्ड ने एक बार फिर आरोप लगाया कि इस विवाद में राजनीतिक दल ने फंडिंग की है। इस मामले में फिल्मकार अशोक पंडित ने पहलाज निहलानी पर मामले को सियासी रंग देने का आरोप लगाया।
तोहमत लगाना, मतलब जिस तरीके से पोलिटिसाइज हो गया इशू, मैं उसका भी खंडन करता हूँ। ये गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का हाथ होता और अगर पॉलिटिकल इशू होता ये, तो फिर इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज नहीं होता और इसका कोई विजुअल बाहर नहीं आता। तो ये कहना और इस चीज को पॉलिटिसाइज करना और पॉलिटिकल पार्टीज को इसका फायदा उठाना, मुझे लगता है ये फिल्म के लिए भी हानिकारक है और हमारी इंडस्ट्री के लिए भी हानिकारक है। इस फिल्म पर सोमवार को फैसला आ सकता है। फिलहाल तो ये मामला बॉलीवुड और सेंसर बोर्ड के बीच आर पार की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ फिल्म जगत से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सेंसर बोर्ड राजनीतिक साजिश के आरोप पर अड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में जमकर अवरोध हुआ। विपक्ष ने सरकार पर घोटालों की जांच और मामला दर्ज नहीं कराने को लेकर सदन की कार्रवाई को बाधित किया। बदले में सरकार ने बीजेपी पर सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं देने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में जमकर गतिरोध हुआ। कार्यवाही की शुरुआत में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने टैंकर घोटाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बावजूद दिल्ली सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। 1 साल से मुख्यमंत्री अपने पास इस रिपोर्ट को दबाए बैठे हैं भ्रष्टाचार की। मंत्री ने खुद कहा इसकी एफआईआर कराओ मुख्यमंत्री जी। सदन के अंदर हम कह रहे हैं क्यों नहीं एफआईआर कराई, क्यों नहीं एसीबी को दिया? एसीबी जांच ना करती जब कहते। वहीं केजरीवाल सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उनके पास नहीं है। उन्होंने नगर निगम के मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार भी किया। केजरीवाल ने कहा कि पार्षदों को 50% से भी ज्यादा रकम चुकाई जा चुकी है, बावजूद इसके कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी कटघरे में खड़ा किया। आज अगर एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास होती, इनके 95% काउंसलर जेल के अंदर बैठे होते, एमसीडी खाली हो गई होती अभी तक। अभी ये जो अखिलेश त्रिपाठी ने दिखाया, अगर आज एसीबी हमारे पास होती, इनके पूर्व विधायक जितने थे बीजेपी और कांग्रेस के, उनमें से आधे से ज्यादा चक्की पीस रहे होते जेल के अंदर, अगर एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास होती। दिल्ली विधानसभा ने नगर निगम में घोटालों, भ्रष्टाचार और सुधार के लिए एक समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं गुरुवार को दिल्ली की तीनों नगर निगमों ने रामलीला मैदान में संयुक्त सत्र में दिल्ली सरकार पर पलटवार करने की कोशिश की थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पंजाबी पढ़ाने वाले शिक्षकों को तनख्वाह बढ़ाने के साथ नए शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला किया है। अपने इस फैसले के बारे में दिल्ली सरकार ने कई अखबारों में विज्ञापन भी दिया है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष इसे आम आदमी पार्टी का राजनीतिक स्टंट बता रही है। विज्ञापनों के लिए अक्सर विवादों में रहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला पंजाबी भाषा को लेकर अखबारों में दिए विज्ञापन का है। इसके मुताबिक दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में पंजाबी शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। साथ ही पुराने पंजाबी शिक्षकों की तनख्वाह भी दुगनी करने का ऐलान किया गया है। सरकार के इस फैसले को विपक्ष ने राजनीतिक स्टंट बताया है। पंजाब के चुनाव आ रहे हैं तो पंजाब के अखबारों में ये ऐड दे करके टीचर्स जो एक नोबल जॉब है उनके कंधे पे रखकर राजनीति कर रहे हैं। एक टीचर को नौकरी नहीं दे रहे, 17,000 टीचर धरने पर बैठे हुए हैं। जितना खर्चा सरकार इस पूरे के पूरे पंजाबी टीचर्स की तनख्वाह बढ़ाने के ऊपर या नए पंजाबी टीचर्स के लिए जितना पैसा खर्च करेगी, उससे कई गुना पैसा सरकार ने अपनी पब्लिसिटी के लिए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार बताया है। उनका कहना है कि विपक्ष के लोग अक्सर विज्ञापन के खर्च को लेकर जनता के बीच गलतफहमी पैदा करते हैं। बदनाम करने की साजिश करी जा रही है कि विज्ञापन का घोटाला कर दिया इन्होंने। 175 करोड़ के खर्चे को 500 करोड़ का खर्चा, 18 करोड़ का खर्चा कुछ महीनों में किया गया, उसको एक दिन में बता रहे हैं। तो इस तरह के तथ्यों को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत ना करें। और चुनौती के साथ कहता हूं, आ जाएं, आपकी सरकारों के साथ में आ जाएं। सबसे कम खर्च कर रहे हैं, सबसे किफायत के साथ कम खर्च कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी के 4 सांसदों को लोकसभा पहुंचाया था। अगले साल यहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसके मद्देनजर केजरीवाल दिल्ली में पंजाबी वोटरों को खुश करके पंजाब की जंग जीतने की तैयारी में लगे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। चांद
यहाँ तन्हा। विरासत में इस बार ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी वास्तविक है और क्या वाकई इससे आम आदमी को फायदा हो रहा है? हमारी दिशा सही है, ये दिख रहा है। जहां सारी दुनिया के ग्रोथ रेट मोरलेस गिर रहे हैं, हमारा बढ़ रहा है। ग्रोथ रेट आ कहां से रहा है ये स्पष्ट नहीं है। अगर ये स्पष्ट नहीं है तो ये ग्रोथ रेट रहेगी या नहीं और वो कहां से आएगी वो भी स्पष्ट नहीं है। डायरेक्शन ऑफ चेंज जो है ऊपर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ दिख रहा है कि इंडिकेटर्स नीचे जा रहे हैं। अब क्रेडिट ग्रोथ है बिल्कुल नीचे जा रही है, तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स है पजलमेंट का। Margin has jumped 4 times, which is 300%. So that is not an acceptable margin of error. सालाना आंकड़े जब दोबारा रिवाइज होकर के आएंगे तो ये रिवाइज होगा वैसे भी। तो अभी बहुत ज़्यादा छाती ठोक करके ये कहा न जाए कि हम इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पिछले 3 महीने में पहली बार औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है। अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन 0.80% घट गया। पिछले साल अप्रैल में ये 3% था। सबसे ज्यादा गिरावट विनिर्माण और पूंजीगत सामानों के उत्पादन में दिखी है। अप्रैल में विनिर्माण क्षेत्र में 3.1% की गिरावट आई। पिछले साल अप्रैल में ये 3.9% की दर से बढ़ा था। वहीं पूंजीगत सामान क्षेत्र में 24.9% की गिरावट आई, जबकि 1 साल पहले ये 5.5% की दर से बढ़ा था। उपभोक्ता सामान के सूचकांक में भी गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि मांग कमजोर हो गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक भारतीय महिला को अगवा कर लिया गया है। कोलकाता की रहने वाली जुडिथ डिसूजा अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ आगा खान फाउंडेशन के लिए काम करती हैं। उन्हें गुरुवार रात आतंकियों ने तैमानी इलाके से अगवा कर लिया। उनके साथ 2 और लोगों का अपहरण हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि डिसूजा की सुरक्षित रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सुषमा स्वराज ने डिसूजा के परिजनों से फोन पर बात की है। आगा खान फाउंडेशन के मुताबिक अफगान सरकार ने जांच शुरू कर दी है। नेपाल ने कहा है कि चीन से बढ़ते रिश्ते भारत से संबंधों में बाधा नहीं है। भारत दौरे पर आए नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने बात कही। 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आए थापा ने कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को कोई खतरा नहीं है। हालांकि माओवादी नेता प्रचंड ने सरकार को समर्थन देने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। थापा ने कहा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और आबादी के आधार पर सीटें तय करने की मधेशियों की मांग मान ली गई है। वहीं राज्यों की सीमा फिर से निर्धारित करने के लिए संविधान में संशोधन पर जल्द फैसला होगा। That we'll form a political committee. That political committee within 3 months will create a consensus and recommend for amendment in the constitution. We have agreed on that. So we would like to request the Madhesi political parties to come for dialogue and resolve this crisis at the earliest possible. अमेरिका ने पाकिस्तान से भारत पर आतंकी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल नहीं करने देने की बात कही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान मतभेदों को सुलझाने के लिए पड़ोसी देशों से बातचीत करे। अमेरिका का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के ठीक बाद आया है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मुंबई और पठानकोट हमले की निंदा करते हुए इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। और अब खेल जगत की खबरें। लंदन में शुक्रवार से शुरू हुए हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पहले मैच में जर्मनी के खिलाफ जीत हासिल करने का मौका गंवा दिया। आखिर तक पीछे चल रही जर्मनी की टीम ने मैच 3-3 से ड्रॉ कर लिया। ये मैच भारत जीत सकता था, लेकिन अंतिम मिनट की गलती उस पर भारी पड़ गई। भारत मैच के 32वें मिनट तक 3-1 से आगे था, लेकिन जर्मनी ने 36वें और फिर 57वें मिनट पर पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल करके
भारत को जीत हासिल करने से रोक दिया। मैच में शानदार शुरुआत करते हुए भारत ने 7वें मिनट में बढ़त बनाकर ओलंपिक चैंपियन को चौंका दिया। ड्रैग फ्लिकर रघुनाथ ने सटीक शॉट लिया जो गोलकीपर के दाईं तरफ से गुजरता हुआ गोल पोस्ट में चला गया। भारत के लिए मनदीप सिंह ने 26वें और हरमनप्रीत सिंह ने 32वें मिनट में गोल किया। भारत अब आज अपने दूसरे मुकाबले में ब्रिटेन से भिड़ेगा। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया को आज पहला वनडे खेलना है। 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया को युवा खिलाड़ियों का दमखम परखने का मौका मिलेगा। इस सीरीज में टीम इंडिया 3 T20 मैच भी खेलेगी। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया पहली बार जिम्बाब्वे के दौरे पर गई है। धोनी इस दौरे पर युवा और अनुभवहीन टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। टीम में 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार राष्ट्रीय टीम में शामिल किए गए हैं। IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। वहीं करुण नायर, हरियाणा के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल, जयंत यादव, फैज फजल को भी पहली बार टीम में जगह मिली है। टीम की गेंदबाजी की जिम्मेदारी युवा जसप्रीत बुमराह और धवल कुलकर्णी पर होगी। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा अगस्त में होने वाले रियो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। बिंद्रा इस साल अपने 5वें ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। बिंद्रा ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भारत के एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता हैं। बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। बिंद्रा इसके अलावा रियो खेलों में भारतीय दल के सद्भावना दूत भी हैं। मोहम्मद अली को उनके पैतृक नगर केंटकी के लुईविल में कल सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उनके आखिरी सफर में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में लोग उमड़े। लंबी बीमारी के बाद उनका बीते शुक्रवार को निधन हो गया था। दुनिया के महानतम मुक्केबाज मोहम्मद अली के आखिरी सफर में जन सैलाब उमड़ पड़ा। उनके गृहनगर लुईविल में आखिरी दीदार के लिए लोग कतारों में खड़े नजर आए। उनके जनाजे को देखकर लोग काफी भावुक हो गए। When I look into this crowd, I smile. I smile to recognize that he's not really gone. He lives in you, and he lives in me, and he lives in every person that he has touched in every corner of this world. मोहम्मद अली को श्रद्धांजलि देने वालों में हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ और पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन माइक टाइसन के अलावा जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन समेत कई हस्तियां शामिल हुईं। I think he decided very young to write his own life story. I think he decided before he could possibly have worked it all out, and before fate and time could work their will on him, he decided that he would not be ever disempowered. मोहम्मद अली को न सिर्फ उनकी मुक्केबाजी बल्कि नागरिक अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर भी जाना जाता था। मोहम्मद अली ने वियतनाम में अमेरिका युद्ध का विरोध करने का फैसला लिया। इसके लिए उन्हें प्रतिबंधों और आलोचना का सामना करना पड़ा। हैवीवेट चैंपियन और मानवाधिकारों के लिए मुखर रहने वाले मोहम्मद अली का पिछले शुक्रवार 3 जून को गंभीर बीमारी के बाद इंतकाल हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। राज्यसभा की 7 राज्यों के 27 सीटों के लिए मतदान आज। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में मुकाबला दिलचस्प। जयराम रमेश, वेंकैया नायडू, बीरेन्द्र सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला। विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य के सीवेज प्लांट में गैस रिसाव, एक नौसैनिक समेत 2 की मौत। नौसेना ने दिए जांच के आदेश। उड़ता पंजाब में बेवजह काट छाट पर हाईकोर्ट का एतराज। कहा दर्शक समझदार, सेंसर बोर्ड का पंजाब को बदनाम करने की साजिश का आरोप।
सोमवार को हाईकोर्ट का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने गंवाया जर्मनी को हराने का मौका। मुकाबला 3-3 से ड्रॉ। आज ब्रिटेन से मुकाबला। महान मुक्केबाज मोहम्मद अली को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा जन सैलाब। अमेरिका के लुइविल में सुपुर्द खाक। 3 जून को हुआ था निधन। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।